हेलो दोस्तों, आज हम कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कन्वर्जेंट मीन्स समबडी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, मतलब कोई डिसीज़ से रिकवर्ड हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसका दूसरा नाम पैसिव इम्यून थेरेपी भी है। अब कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी समझने के लिए और इम्यूनाइजेशन समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट का मालूम होना ज़रूरी है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्लाज्मा का मतलब हमको समझना ज़रूरी है। प्लाज्मा इज़ नथिंग बट अ मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्लड। प्लाज्मा ये हमारे ब्लड का मेजर कंपोनेंट्स है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया, ये हमारा पूरा होल ब्लड है। होल ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स के थ्रू क्या किया, सेपरेट किया उसके कंपोनेंट्स को। उसमें हमको आरबीसी मिले, उसके बाद हमको डब्ल्यूबीसी मिले और उसके साथ हमको प्लाज्मा मिले। अब प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे 100% ब्लड में, अगर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखना चाहे तो अप्रॉक्सीमेटली वो 55% हमको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, जो कि पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ नथिंग बट अ प्रोटीन। बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स में वाटर है, प्रोटीन में इसमें प्रोथ्रोम्बिन है, अल्ब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स है, जिसमें यहाँ पर जो हमारे काम का प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ नथिंग बट अ एंटीबॉडी। ये प्लाज्मा से हमको एंटीबॉडीज़ मिलेंगे और ये एंटीबॉडीज़ बीमारियों से, डिसीजेज से लड़ने की क्षमता रखेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, इसका बेसिक मेकानिज़म क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एंटीबॉडी के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबिन जी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, ये अलग अलग एंटीबॉडीज़ के टाइप है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ बनेंगे कैसे, इसके पीछे क्या बेसिक मेकानिज़म है, तो ये समझने के लिए हमको हमारा इम्यून सिस्टम समझना ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जब कोई नॉन सेल्फ पार्टिकल इंटर होगा, नॉन सेल्फ पार्टिकल इज़ नथिंग बट अ फॉरेन पार्टिकल, जो हमारे बॉडी का पार्टिकल नहीं है। इट माइट बी पैथोजन, इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, ये कुछ भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स मैक्रोफेजेस का रिस्पॉन्स रहेगा। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इन वायरसेस को इंगल्फ करेंगे। मैक्रोफेजेस में इसमें ख़ास तौर पे मोनोसाइट्स होंगे। ये वाइट ब्लड सेल के कंपोनेंट है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करेंगे, ये फॉरेन पार्टिकल के साथ अटैच होकर उसको इंगल्फ करेंगे, जिसको हम फैगोसाइटोसिस एक वर्ड यूज़ करते हैं। और इंगल्फ करने के बाद ये बायोकेमिकल प्रोसेस करेंगे। बायोकेमिकल प्रोसेस करेंगे मतलब उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे और उसका वो ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाएंगे मतलब ये क्या करेंगे, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको रीड आउट करेंगे। और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर हमारी बॉडी क्या करेंगी, उस बेस पे हमारी बॉडी एक सिस्टम डेवलप करेंगी, जिसको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ हमारे पर्टिकुलर उस वायरस के अगेंस्ट में काम करेंगे। उसको मैंने सेकंड रिस्पॉन्स में यहाँ पर मेंशन किया डायग्राम में, जैसे कि मैंने मेंशन किया सेकंड रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी बाइंड्स विथ अ स्पेसिफिक एंटीजन। जो भी एंटीजन जिसका फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ था, जाहिर सी बात है कोई एक एंटीजन अगर आता है तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाएंगी। तो जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई होगा तो उसके पैथोलॉजिकल इंडिकेशन हमको दिखना शुरू होंगे। तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारा सेकंड रिस्पॉन्स भी डेवलप होगा। और सेकंड रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, वो स्पेसिफिक टाइम में एंटीबॉडी डेवलप होंगे। ये एंटीबॉडी हमारे बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू बनेंगे। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है, जबकि फर्स्ट रिस्पॉन्स है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है। स्पेसिफिक सेल ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेंगे। ओके,
यहाँ पर मैंने इम्यून मेकानिज़म को डायग्राम की हेल्प से मेंशन किया कि जो मेकानिज़म ऑफ एक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का वो कैसे होगा। जो हमारे इम्यून सेल्स है उससे हमारे बी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होगा, मतलब ऐसे लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में मैच्योर्ड हो रहे हैं उसको हम बी लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। और ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को डेवलप करेंगे, ख़ास तौर पे IgM और IgG, ये दो एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगे। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, हमारे वायरस के साथ इंटरैक्ट होंगे। ये क्या करेंगे, जो हमारे वायरस का जो स्पाइक का पार्ट है हमारे वायरस का, ये स्पाइक के पार्ट को हमारे एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगे। अगर ये स्पाइक के पार्ट को एंटीबॉडीज़ जाकर के लॉक होते हैं तो जो हमारे नीमोसाइट के सेल्स है, ये नीमोसाइट्स के सेल के साथ हमारा जो पर्टिकुलर वायरस है वो अटैच हो ही नहीं सकता। क्यों? तो डायरेक्ट जो अटैचमेंट होगा वो इन स्पाइक्स के थ्रू होगा। अगर इन स्पाइक्स को ही जाकर के एंटीबॉडी बाइंड होंगी तो वायरस का पेनिट्रेशन नीमोसाइट्स में नहीं हो पाएगा, और पेनिट्रेशन नहीं होने की वजह से उसकी स्पेसिफिक वैलिडिटी और कुछ न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशंस जो हमारे बॉडी में नेचुरली बनेंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये बेसिक सिस्टम डेवलप होगा, और ये सिस्टम जिस पर्सन के बॉडी में अच्छे से डेवलप होता है तो ऐसे पर्सन को इस वायरस का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। और ये पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन कुछ एक दिनों के बाद इफेक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा वायरस का, और वो क्योर हो जाएगा। उसके बाद इन पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को हम किसी और पर्सन में यूज़ कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के यूज़ करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरापी। कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरापी में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इज़ नथिंग बट अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ क्योर्ड पर्सन। जो पर्सन क्योर हुआ है उसमें जो एंटीबॉडीज़ बने हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में स्पेसिफिक, उस एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करेंगे। और इसका जो यूज़ करने का ड्यूरेशन है किसी पर्सन में जो हमको यूज़ करना है, तो जो क्योर्ड पर्सन है उसको 14 या 15 दिनों के डिस्टेंस के बाद हमको लेना पड़ेगा। मतलब कोई पर्सन क्योर हो गया है उसके बाद उसको वेट करना पड़ेगा 15 डे तक, और फिर उससे हमने क्या करना है, वो पर्टिकुलर सीरम और प्लाज्मा कलेक्ट करना है, और उस पर्टिकुलर प्लाज्मा को क्या करना है, अप्लाई करना है किसी पर इन्फेक्टेड पर्सन को। इसका एक प्रोसेस है। जैसे कि कोविड-19 का पेशेंट है, यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया। ये पहला डायग्राम है, इसमें मैंने मेंशन किया एक पर्सन है, उसको इन्फेक्शन होता है, कुछ ड्यूरेशन के बाद उसकी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करेंगी, एंटीबॉडीज़ उसमें डेवलप होंगे, सेकंड रिस्पॉन्स जो मैंने पीछे बताया। और उस रिकवरी के 14 से 15 दिन के बाद उससे हमने क्या करे, ब्लड को कलेक्ट किए। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को सेपरेट आउट करके हमने क्या किया, उसको इन्फेक्टेड पर्सन में दिया। जो कलेक्शन है किसी पर्सन से अगर हमने एक बार प्लाज्मा लिए तो उस प्लाज्मा को हम कम से कम 2 पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, और एक डोज में काफ़ी मात्रा में हमको एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं। वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो सफिशिएंट होते हैं कि वो उससे लड़ सके डिसीज़ से। तो एक पर्टिकुलर जो हम कलेक्शन करेंगे किसी पर्सन से प्लाज्मा का, उसको हम 2 पेशेंट में यूज़ कर सकते। ये भी हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझ सकते, और इसके लिए बहुत सारा कंसेप्ट भी हमको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है हमारे बॉडी के साथ वो कैसा होगा। बाज़ वक़्त बहुत सारे पर्सन में जो एंटीबॉडीज़ है जो हम बाहर से यूज़ कर रहे हो वो एज अ नॉन सेल्फ पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, और उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में भी एलर्जेनिक रिस्पॉन्सेज बहुत सारे मिल सकते। तो वो पूरी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हमको ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोरोना वायरस के केस में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, रिकवरीज भी है, लेकिन जो प्लाज्मा का कलेक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, और उसका जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो स्प्रेडिंग रेट है बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिकवरी। डेथ रेट भी कम है नो डाउट, लेकिन जो रिकवरी का रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। तो उस वजह से प्लाज्मा थेरापी भी अभी 100% उसको हम सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए एज अ ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। तो हम आगे रिसर्चर्स पॉइंट बोलकर मैंने यहाँ पर हेडिंग मेंशन किया, उसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एक कंसेप्ट देखते हैं कि हम किसी पर्सन में से वो एंटीबॉडी लेते हैं और उसका कल्चर कर सकते,
उसकी क्लोनिंग कर सकते, किसी पर्टिकुलर एनिमल में हम एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते और उस एंटीबॉडीज़ किसी एनिमल के थ्रू हम एंटीबॉडीज़ कलेक्ट कर सकते, उसमें इन्फेक्शन करना है पर्टिकुलर पैथोजन का और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे उसको हम ह्यूमन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, गिनिया पिग है, रैबिट है, एनिमल्स है, काउज है, हॉर्स है, इनमें हम एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेक्शन देखा जाएगा, उस पर्टिकुलर मतलब मैचिंग की जाएंगी, उसके बहुत सारे फेजेस रहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स रहेंगे, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से WHO के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो भी हमको जो है कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत सारे रीजन्स होंगे। हमारे दुनिया में 4 अलग अलग रीजन है, उस रीजन के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको कोई भी ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ती है। यहाँ पर और एक मैंने डायग्राम बताया है। यहाँ इस डायग्राम में हम पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं, मतलब मल्टीपल चेन हम कैसे एक्ट कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से हम मल्टीपल सैंपल्स कैसे कलेक्ट करते हैं, PCR के माध्यम से हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में ये पॉइंट देखते हैं कि एक DNA के सैंपल से हम उसका मल्टीपल कैसे बना सकते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। ये टेक्निक को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो PCR टेक्निक भी एक वन ऑफ द टेक्निक है जिससे हम इसके लिए ड्रग्स, वैक्सीन्स डेवलप कर सकते हैं। अभी इस पर बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बोलकर मैंने हेडिंग यहाँ पर रखा ताकि हमारा अप्रोच साइंटिफिक लर्निंग की तरफ ज़्यादा हो सके। ओके, कुछ पॉइंट्स है और भी बहुत सारे, इंशाल्लाह हम आगे उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।